आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये होती क्या है, जरा इसको समझ लीजिए आप। देखिए आपसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले के जो वीडियो बने हैं, जो कि और पिछले वीडियो में हमने 11वें वीडियो में बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर हम उसे कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये क्या होती है और सील्डिंग इफेक्ट क्या है और किस तरह से इसको प्रभावित करती है, ग्रुप एंड पीरियड में किस तरह से ये वेरी करती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से वहाँ पे बताया। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये है क्या, जरा इसको कम शब्दों में आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो और उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो जिस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, कोई भी एटम हो उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने से जिस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब दो बातें और समझ लीजिए कि जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रांगली तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। पहली बात कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि जैसे हैलोजेंस है, जैसे पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है, आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए वो प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और जोड़ते भी हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऊर्जा भी निकलेगी। परंतु एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो अपना ही इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाते हैं, तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण करेंगे, क्या खींचेंगे। तो इसलिए वहां पे हालांकि लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ वहां भी जाता है, वहां भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही आएगी, डेल्टा एच नेगेटिव, लेकिन उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, वो लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, जबकि पी ब्लॉक की बात करें तो वो ज्यादा नेगेटिव होगी। दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने के लिए या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हो उसके लिए जरूरी दो चीजें। एक तो मैंने बताया विद्युत ऋणात्मकता, दूसरी बात बताई हमने स्पेस। परमाणु में परमाणु के बाह्यतम कोश में स्पेस भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। यदि मान लीजिए अगर स्पेस की कमी है, जगह नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। तो फिर जो अन्य इलेक्ट्रॉन पहले से रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनके साथ में वो प्रतिकर्षण जो है डेवलप कर देगा और प्रतिकर्षण की वजह से वो फिर कभी नहीं चाहेगा कि अपना अस्तित्व खत्म कर दे। भाई प्रतिकर्षण होगा तो एटम का जो है अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो इसीलिए स्पेस का होना भी जरूरी। इसी कारण कहा जाता है फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ज्यादा होती है। भाई ज्यादा क्यों होती है, जबकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखता है और क्लोरीन कम रखता है। भाई डाउन द ग्रुप जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है ना, तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पे उल्टा है। उल्टा इसलिए क्लोरीन की ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि वहां पे विद्युत ऋणात्मकता भी ठीक ठाक है और उसके साथ साथ में वहां पे अवेलेबल स्पेस जो है वो काफी मात्रा में, वहां पे काफी मात्रा में जो है स्पेस वहां पर प्रेजेंट है और जगह प्रेजेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन जाए रहे और कोई भी प्रतिकर्षण भी नहीं होगा, और ये अच्छी बात है। और ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ने की कोशिश भी करेगा। तो चलिए इसी बात को लेकर के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या डेल्टा EG H कहा जाता है। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को ऋणायन में बना लेगा, परिवर्तित कर लेगा, उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। आप इसको समीकरण के माध्यम से समझ सकते हो। कोई तत्व है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वो ऋणायन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगी बताइए? डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगी भाई? नेगेटिव होगी। ठीक है, और जितनी प्रबलता से ये एक्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही इस नेगेटिव का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उतनी ही इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक बात, दो बातें हमने बताई अभी
विद्युत ऋणात्मकता भी प्रभावित करती है, अवेलेबल स्पेस वो भी प्रभावित करता है, और तो तीसरा जो फैक्टर है बेटा वो है स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो उसका जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यदि वो स्थायी है पहले से, तो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन ना ही लेना चाहेगा ना ही देना चाहेगा। अर्थात जैसे हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन की बात करें या हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान की बात करें, तो ये ऐसे तत्व हैं जिनका बाह्यतम जो कोश होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। ऐसे में ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहेंगे, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी शून्य के समान होगी एक तरह से। परंतु चूंकि हमने बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, लगभग शून्य के बराबर होती है। दूसरा फैक्टर विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से जुड़ेगा भी, ऋणायन में भी परिवर्तित होगा और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी उसकी ज्यादा होगी। और इस मामले में हैलोजन अपने आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी दिखाने वाले तत्व होते हैं, क्योंकि उनका साइज भी एक तरह से छोटा होता है और जो आकर्षण बल होता है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, वो भी आवर्त में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए अपने आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी दिखाने वाले हैलोजन्स होते हैं। और हैलोजनों में भी सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं, अगर ग्रुप ऑफ हैलोजन्स की बात करूं कि हैलोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी किसकी होती है, तो वो क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्लोरीन में अवेलेबल स्पेस ठीक ठाक होता है और विद्युत ऋणात्मकता भी ठीक ठाक होती है। ओके, दूसरी चीज देखिए, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उस समय जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का रिमूवल होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। उदाहरण के लिए जैसे 17वें वर्ग के तत्व मतलब हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे स्थायी या हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान या फिर इनर्ट गैसों या अक्रिय गैसों के समान अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेंज कर लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं, और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। इसी तरह उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, अर्थात हम कहें शून्य भी कह सकते हैं। और या फिर कहें उसमें यदि आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, जैसे आप नियान या हीलियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने लगे तो समझ लीजिए वहां पे एनर्जी निकलने वाली नहीं, बल्कि एनर्जी आपको और उल्टी देनी पड़ जाएगी। वो एनर्जी इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर जब आप एनर्जी देंगे तभी जाके रिपल्सन को मिनिमाइज कर पाएंगे और तभी जाके उस इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ पाएंगे। इसीलिए जो इनर्ट गैसें होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होती है वो धनात्मक होती है, अत्यधिक धनात्मक होती है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है वो इंडोथर्मिक हो जाती है। तो दो लाइनें हम बताना चाहेंगे आपको। अभी मैंने कहा था जो आयनन विभव होता है, आयनन विभव हमेशा जो होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी ही पड़ती है, इसीलिए डेल्टा एच का मान वहां पर हमेशा पॉजिटिव होता था, इसीलिए वो हमेशा इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ करती थी आयनन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसके तीनों मान संभव हैं। फिर उसी बात को हम कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी परिवर्तन का क्रम कम नियमित है। सामान्य नियम के अनुसार आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती जाती है। आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि हर बार नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसके फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल हो जाता है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना।
क्योंकि छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि जो छोटा परमाणु होगा उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो सरफेस पे बहुत ज्यादा जो है प्रभावी होगा। बाह्यतम कोश में जब आप इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो वो चुंबक की तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और जोड़ लेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के सन्निकट होगा, ठीक है, वो काफी नजदीक होगा। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है का मान कम ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाती है और न्यूक्लियर चार्ज जो है प्रभावी नहीं हो पाता है वहां पर। क्योंकि यहीं पर लिखा भी है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, इसी प्रकार की प्रवृत्ति सामान्यतः आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों में आगे वाले तत्वों से कम ऋणात्मक होता है। जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का ज्यादा होता है और फ्लोरीन का क्या होता है, कम होता है। जबकि होना ये चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम हो जानी चाहिए थी, अर्थात फ्लोरीन की ज्यादा हो जानी चाहिए थी, क्लोरीन की कम हो जानी चाहिए थी, ठीक है। परंतु फ्लोरीन की उल्टा हो जाता है, यहाँ पे फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर अचानक जो है ब्रोमीन की फिर से कम हो जाती है, फिर आयोडीन की और भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इनमें दोनों में इरेगुलर ऑर्डर है। जैसे ऑक्सीजन सल्फर है तो सल्फर से कम हो जाती है ऑक्सीजन की, सल्फर की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर n=2 में प्रवेश करता है। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण, देखा वही चीज आ गई कि स्मॉलर साइज होगा सल्फर का भी, सॉरी ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा, और स्मॉल साइज होने के कारण वहां पे ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन पहली बात तो खुद ही घूम रहे हैं। जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक जोड़ेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन में टकराव बढ़ जाएगा, अर्थात उनमें प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, और इस कारण जो होगा उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम हो जाएगी, मतलब कम ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। मतलब इनको जो है इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इतना आसान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन आप ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया जाएगा। क्वांटम स्तर n=3 जिसमें हम सल्फर और क्लोरीन की बात करते हैं में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन द्विक स्थान स्पेस में अधिक स्थान घिरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। तो वही बात आ गई, सल्फर और क्लोरीन में अवेलेबल स्पेस इतना ज्यादा होता है कि वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, वो एक तरह से कम हो जाता है। वहां पे रिपल्सन बहुत कम देखने को मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ पाना वहां ईजी होता है, आसान होता है। सारणी में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले बात करूंगा हैलोजन परिवार के लिए। हैलोजन परिवार में यदि आप देखें, पहले हम इधर एस ब्लॉक का जो प्रथम ग्रुप है उसमें देख लेते हैं। हाइड्रोजन की देखिए -73 किलो जूल पर मोल है, जबकि लिथियम की कितनी -60। मतलब हाइड्रोजन जो है ज्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉन लेगा लिथियम की तुलना में। लिथियम का साइज भी तो भाई ज्यादा हो गया है, अच्छा, तो उसका क्या होगा, थोड़ा कम निगेटिव होगा। और सोडियम का तो और साइज बढ़ गया तो इसका थोड़ी और कम निगेटिव होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन आप जोड़ ही सकते हैं। माइनस होने का मतलब ये जो माइनस है, ये माइनस इस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन आप जोड़ सकते हैं आसानी से, इलेक्ट्रॉन आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे एनर्जी भी निकलेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो वो 100% पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 100% वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि तब इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। परंतु पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ पाना सभी के लिए क्या है, निगेटिव है, छोड़ करके जो ये शून्य वर्ग के तत्व हैं इनको छोड़ करके। इनकी तो सबकी पॉजिटिव ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर रुबिडियम की देख सकते हैं -47 किलो जूल पर मोल। हालांकि एक जोड़ दीजिए, ठीक है, इनकार नहीं करेंगे, एनर्जी भी देंगे आपको, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होगी। सीजियम की और भी कम हो गई, -46। चलिए वर्ग 16 की बात करते हैं। ऑक्सीजन की -141 किलो जूल पर मोल, लेकिन सल्फर की देखिए कम हो जानी चाहिए थे, इनसे कम हो जानी चाहिए थे ऑक्सीजन से, परंतु नहीं हुआ, बढ़ गई, -200 किलो जूल पर मोल हो गई। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यही हुआ कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर कम है। कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साइज क्या है सल्फर का ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, बड़ा है, और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बहुत कम है, दूरी पर इलेक्ट्रॉन स्थित हैं और विद्युत ऋणात्मकता भी ठीक ठाक है। सिलेनियम की अगर बात करें तो -195, अभी भी ऑक्सीजन इससे कम है, देखिए। और टेल्यूरियम की बात करें तो -190, पोलोनियम की बात करें तो -174 किलो जूल पर मोल। तो मैं कह सकता हूं कि 16वें समूह का जो ऑक्सीजन है उसकी अपने समूह के शेष जो सदस्य हैं
उन सबसे जो है उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है, कम है। इतना ज्यादा यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेट हुआ है कि जो उससे कम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी दिखाने चाहिए थे, सपोज करिए सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये कम दिखाने चाहिए थे, लेकिन इनसे भी जो है कमजोर हो जाता है ऑक्सीजन। इतना साइज छोटा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ना उसके लिए उनसे ऑक्सीजन की तुलना में जो है ये लोग आसानी से जोड़ लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन मना ही करता रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हाइड्रोजन्स की बात करते हैं। फ्लोरीन के -328 किलो जूल पर मोल इजी है इलेक्ट्रॉन जोड़ना, लेकिन इससे भी ज्यादा इजी है क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना। देखिए -349 किलो जूल पर मोल। जितनी ज्यादा निगेटिव उतनी ज्यादा इजीनेस। बात समझ आ रही नहीं? ब्रोमाइड आयन की अगर बात करें, ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना तो 325 किलो जूल पर मोल है, जो कि अब घट गई। पहले फ्लोरीन की कम थी, क्लोरीन की बढ़ी, और ब्रोमीन की क्या हो गई, फिर से कम हो गई। और ब्रोमीन की इतनी कम हो गई कि मतलब एक तरह से देखा जाए क्लोरीन पहले आएगा, देन फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन, ऐसे आएगा, और फिर एस्टेटीन आएगा। तो उसी तरह से ब्रोमीन की देखिए -325 है, आयोडीन की -295 और कम हुई, एस्टेटीन की -270 किलो जूल पर मोल, ये और भी कम होगी। अगर मैं शून्य वर्ग की बात करूं तो हीलियम में जो है +48 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ना, मतलब इतनी आपको प्लस में, मतलब आप एनर्जी निकलने वाली नहीं है यहां पर, तो आपको 100% एनर्जी सप्लाई ही करनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी इसलिए सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि जिससे कि इनका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण को कम किया जा सके। ठीक है। नियान में देखिए और कठिन हो गया, 116 किलो जूल पर मोल आपको देनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं, देनी पड़ेगी। आर्गन की अगर बात करें तो +96, थोड़ा कम देनी पड़ेगी। क्रिप्टन में 96, जेनान में +77, जेनान में जोड़ना थोड़ा इजी है, इजी है इन लोगों की तुलना में, लेकिन हीलियम से फिर भी कठिन है। और एडान की अगर बात करें तो +68 किलो जूल पर मोल है। तो आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है, कैसे प्रभावित होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं इसको प्रभावित करने वाले। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा फ्लोरीन में किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी तथा किसकी न्यूनतम होगी, यह बताना है। तो सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, क्योंकि ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन फ्लोरीन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होगी। और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो आप जरा देख लीजिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे आपने देखा था सल्फर की कितनी है बताइए। सल्फर की जो है यहाँ पे -200 है, और उसके साथ साथ में फ्लोरीन की आप देख सकते हैं, फ्लोरीन की कितनी है, -328। तो सल्फर की तुलना में फ्लोरीन की तो ज्यादा है ही। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल यहाँ पर यह है कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको वो इंग्लिश में बोलेंगे गेन एंथैल्पी की अगर बात करें, ठीक है, एंथैल्पी की बात करें तो किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की। और मिनिमम किसकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हो जाएगी सल्फर की, यहाँ पे दे रखी है, और फास्फोरस, लेकिन फास्फोरस और सल्फर की तुलना में फास्फोरस की तो और भी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हालांकि यहाँ पे फास्फोरस के बारे में बताया नहीं है, लेकिन फिर भी, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होगी वो सल्फर से भी कम किसकी हो जाएगी, फास्फोरस की। क्योंकि फास्फोरस की इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 और NP3 होता है। और NP3 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना और भी कठिन होता है। ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करना चाहेगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा जो है, मतलब बहुत कम निगेटिव होगी, और ज्यादा निगेटिव किसकी होगी, क्लोरीन की। तो न्यूनतम है फास्फोरस की और मैक्सिमम है क्लोरीन की। अब अगला है विद्युत ऋणात्मकता। देखिए जरा इसको आप समझ लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता है क्या, परमाणु के इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी परमाणु के नाभिक के द्वारा उसके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे ऑर्बिटल के
इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये ए है और ये क्या है, बी है, और इनके बीच में साझेदारी में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस साझेदारी के द्वारा जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एटम की ओर आकर्षित होना या खींचना या खींचने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इस बात को बता रहा है कि ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। यदि ए की विद्युत ऋणात्मकता, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ग्रेटर है, ज्यादा है किसकी तुलना में, बी की तुलना में, तो ऐसे में जो है ए पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अर्थात आपने समझा कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किसी भी परमाणु के द्वारा सह संयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता के मामले में आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखने वाले तत्व कौन से हैं, हैलोजेंस, क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है और ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। चलिए देखते हैं, और विद्युत ऋणात्मकता की और बात कर लें। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, और साइज अगर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। अर्थात साइज के अगर रिलेट करें हम साइज से, तो साइज के मामले में क्या होगा, साइज की अगर बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसका मतलब हुआ साइज अगर घटेगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। वही है यहाँ पे दिया है, परमाणु के रासायनिक यौगिक में सह संयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को मापा जा सकता है, किंतु विद्युत ऋणात्मकता को मापने योग्य नहीं है। ये एक रेफरेंस में देखा जाता है, ये किसी दूसरे तत्व के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। ठीक है, तो फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने जैसे पॉलिंग पैमाना, ठीक है, पॉलिंग स्केल या मुलिकन जफे पैमाना, ठीक है, अलर्ट राचो पैमाना आदि दिए गए का विकास हुआ है। पॉलिंग पैमाना सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट भी, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसके द्वारा मापी गई है, तो पॉलिंग पैमाना द्वारा जो है ज्यादा मापी जाने वाली जो है, मतलब ज्यादा पैमाना यूज किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के लिए, क्योंकि इसमें एरर कम आती है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 ईस्वी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4.0 आंका। इस तत्व की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान सारणी में दिए भी गए। याद रहे, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला तत्व कौन है, फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है, वो कम ज्यादा भी हो सकती है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे से जुड़ा है। हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इसकी प्रागुक्ति करने का आधार देती है, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। साधारणतया विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं तरफ, मतलब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर बढ़ती है, तथा वर्ग में नीचे, मतलब फ्लोरीन से एस्टेटिन जाने पर कम होती है। यह प्रवृत्ति कैसे समझाई जाए? क्या विद्युत ऋणात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। यदि परमाणु त्रिज्या घटेगी तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, और यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी जैसे कि डाउन द ग्रुप होता है तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परिवार में फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, और वैसे भी वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, और एस्टेटिन जो है वो सबसे कम विद्युत ऋणी है उस ग्रुप में, जो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ये क्या है जरा देख लीजिए। मैं फिर इस पॉइंट को पढ़, क्या विद्युत ऋणात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है? जो कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घट जाया करती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की जाने पर बढ़ जाया करती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या कम होने से आवर्त में यदि परमाणु त्रिज्या कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय आकर्षण जो होता है वो बढ़ता चला जाता है।
इसलिए विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। इसी आधार पर जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है। यह प्रवृत्ति आयनन एंथैल्पी के समान है। आप इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता को आप देख सकते हैं। ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। मतलब परमाणु त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी एक तरह से। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही और नीचे से ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक दूसरे चार्ट से, दूसरे ग्राफ से मैं आपको पूरी पीरियोडिसिटी आवर्त सारणी की समझाऊंगा। अब आप विद्युत ऋणात्मकता में परमाणु त्रिज्या का संबंध जान गए होंगे। जो एक बात सुन लीजिए बेटा, ये जो यहाँ पे आवर्तता के लिए जो चार्ट आया था, हम जो है एक अलग से एक चार्ट बताएंगे जिसमें पूरी पीरियोडिसिटी आवर्त सारणी की वहां पे स्थित होगी और उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। जो अभी तक तुमने पढ़ा है उसको चंद शब्दों में ही सीख जाओगे। उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। अब आप विद्युत ऋणात्मकता में परमाणु त्रिज्या का संबंध जान गए होंगे। क्या आप विद्युत ऋणात्मकता और अधातुओं के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्धि की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मक का सीधा संबंध अधातु तत्वों के गुणधर्मों से है। इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ साथ अधातु गुणधर्म में भी वृद्धि हो जाती है या धात्विक गुणधर्मों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक, अधातु अगर बढ़ेगा तो धात्विक लक्षण कम हो जाएगा। इसी प्रकार वर्गों में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है कम होने से अधातु गुणधर्मों में कमी आती है या धातु गुणधर्मों में क्या होती है, वृद्धि। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अधात्विक लक्षण में वृद्धि होती है और जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक लक्षण में वृद्धि होती है। इन सभी आवर्त प्रवृत्तियों को संक्षेप में चित्र में दर्शाया गया है। देख लीजिए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं जिनमें देखा जाए विद्युत ऋणात्मकता। देखिए लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5 है, बोरान की 2 है और कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, फ्लोरीन की 4। मतलब 0.5 का डिफरेंस है, आप ये याद रखें 0.5। एक की पता हो शुरुआत कहाँ से होती है तो अंत तो हो ही जाएगा। ठीक है, परमाणुओं को देखेंगे आवर्त नंबर 3 में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन है। सोडियम की कितनी है, 0.9, मैग्नीशियम की कितनी 1.2, एल्यूमिनियम की 1.5, 1.8, 2.1, यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं आवर्त सारणी में, आवर्त में जब हम चल रहे हैं बाईं से दाईं ओर, तो हम देख पा रहे हैं कि विद्युत ऋणात्मकता लगातार बढ़ती जा रही है। जब हम वर्ग में चलेंगे तब जरा देख लीजिए, परमाणु त्रिज्या जब प्रथम वर्ग की अगर बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसमें लिथियम की परमाणु त्रिज्या कितनी 1 है, 1.0, और सोडियम की क्या हो गई, कम हो गई, 0.1 कम हो गई तो 0.9 हो गई, पोटेशियम की 0.8 हो गई, रुबिडियम की 0.8 हो गई और सीजियम की और भी कम हो गई, 0.7 हो गई। देखा आपने, शुरुआत में तो कमी आई लेकिन उसके बाद स्थिर भी हो जाती है। अगर हैलोजन की बात करें तो 4 होती है विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, क्लोरीन की कम हो गई, 3 ही रह गई, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 और फिर 2.2 रह जाती है एस्टेटिन की।